अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल बहुत गर्मी है। गर्मी के साथ मज़ीद इजाफा हो गया इस गर्मी में बजट की वजह से। उसमें जिस नौयत की तजावीज़ सामने आई हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हम गुर्बत की कमर तोड़ देंगे 5 साल में, यानी ये 5 साल तक बरसर इक़्तिदार रहना चाहते हैं। इनका ख्याल है कि 5 साल तक इनकी हुकूमत ठहर जाएगी। का ये कहना है कि अवामी पैसे पर अयाशी नहीं होगी, और ये कि जितने भी नुकसान में चलने वाले इदारे हैं, पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली की खातिर उन तमाम इदारों को फ़रोख्त कर दिया जाएगा। बजट में 20%, 25% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान भी हुआ, लेकिन इसके साथ ही बिजली गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई, और उसके साथ साथ टैक्सों की मुख्तलिफ किस्में जो हैं, जनरल सेल्स टैक्स वगैरह, उसमें भी इजाफा कर दिया गया। तो बैसियत मजमूई जो 20% बुनियादी तनख्वाहों में इजाफा हुआ, उसको भी ऑफसेट कर दिया गया। कारोबारों पे नए टैक्स लगा दिए गए। नॉन फाइलर्स के टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कारोबारी लागत, उसमें इजाफा हो जाएगा। और इसका बराह रास्त जो शिफ्ट है, ये जितना भी बोझ है, ये सार्फिन पे जाएगा। सार्फिन में जाहिर है बहुत सारे निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल हैं, निजी कंपनियां हैं, जहां पे कम अज़ कम उजरत का कोई तस्वुर नहीं है। आप जहां भी चले जाए, खुद मुझे मालूम है कि जो टेक्सला में हैवी रिबिल्ड फैक्ट्रीज है, वहां पे भी ठेकेदारों के हवाले किए गए हैं काम, और वो ठेकेदार 15, 16, 17 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं अपने मुलाजमीन को, 8, 10 घंटे का काम करवा के। यही हाल बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज का है, निजी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं। उसके अलावा आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस से जुड़े हुए ऐसे काम हैं जो, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको ठिकाने लगाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो मुलाजिम, ठेके तो दे दिए गए, हुकूमत ने ठेके दे दिए, लेकिन काम जो है वो निजी लोग, निजी वर्कर्स कर रहे हैं 15, 20, 22 हज़ार की तनख्वाह में। अब हमारा आज का मौजू इसलिए हमने ये चुना कि पाकिस्तान में इस तरह के करोड़ों मजदूर काम कर रहे हैं जिनकी पूछ गछ कोई नहीं है। सरकारी मुलाजमीन, फौज के मुलाजमीन, अफसरान, इनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें 8, 8, 9, 9 लाख तक। हमारे जो जज हैं उनकी तनख्वाहें हैं, बल्कि पेंशन हैं उनकी, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जो 40, 50, 60 हज़ार रुपये, हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे, जो कि जिनकी तनख्वाहें 20, 22 हज़ार हैं, वो बड़ी बुरी तरह से पिस रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इस रियासत में तो फोकस जो है इन लोगों पे है ही नहीं है, बल्कि वो उस 1% अशराफिया पे है, जिसका जिक्र बार बार मिफ्ता इस्माइल साहब भी करते हैं कि ये 1% लोगों की रिपब्लिक है, और तमाम तर फलाही काम बेचारे गरीब लोग हैं उन्हीं के लिए हो रहा है। तो आज हमारे साथ मेहमान हैं नईम सादिक साहब। ये राइटर भी हैं, डॉन अखबार, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं, रजाकार, खुद को रजाकार भी कहते हैं। और जो आम लोगों की फलाह से जुड़े हुए मसले हैं, जैसे कि मजदूर किस हालत में ज़िंदगी गुजारता है, उस पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है। तो हमने सोचा कि इनके साथ, नईम सादिक साहब के साथ आपकी मुलाकात करवाएं। कराची की मिसाल सामने रख के हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के जो हमारा निज़ाम है, गवर्नेंस का निज़ाम है, इसमें गरीब आदमी मजदूर की क्या हैसियत है। अब हम, इन्होंने कुछ वीडियोस भी हमें भेजी हैं नईम सादिक साहब ने, वो हम बाद में आपको दरमियान में दिखा देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है पहले हम वो वीडियोस आपको दिखा देते हैं। एक लूप हमने बनाया है, और ये नईम सादिक साहब खुद गाड़ी में घूम के जा रहे हैं या पैदल कहीं चल के जा रहे हैं, मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंपनीज और एक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुताल्लिक कंपनी के ठेकेदारों के मुलाजमीन हैं, उनके साथ इन्होंने मुख्तसर सवाल जवाब किया है। पहले हम आपको वो दिखा देते हैं कि आपको अंदाज़ा हो कि इन लोगों की हालत को देखें, इनकी तनख्वाहों के बारे में सुने, और फिर हुकूमत के दावे और अशराफिया के लिए जो टैक्सों में छूट दी जाती है खरबों रुपए की, उसको देखें। तो आइए पहले ये वीडियोस देखते हैं। आज बोल के गए हैं तो तनख्वाह मिलेगी, हम क्या 22 है 22 जी, और अभी तक आई नहीं है। 11-12 टाइम हो गया है। अच्छा, और पिछले महीने कितनी मिली है? पिछले महीने में भी हमारे को 15 दिन थे यहाँ, 15 दिन थे दूसरे कंपनी में, पुरानी में।
उन्होंने तो दिया था 18 के हिसाब से, इन्होंने 22 के हिसाब में दी थी। 22 की। हाँ 11,000, ड्यूटी 8 घंटे सर। 8 घंटे, ठीक है। तो 8 घंटे की तनख्वाह आपकी यहाँ पर हुकूमत ने जो मुकर्रर की है वो है 33,280 रुपये, 33,280। पर इसके बदले में आपको, इसके बजाय आपको मिल रहा है 22,000 तनख्वाह हो गई है। 25,000। और आपकी ड्यूटी कितने घंटे? 12 घंटे। और आप काम कहाँ करते हो? इधर ये क्या जगह है? कॉन्टिनेंट डिफेंस फेज़ 4 में काम, गिजरी में काम करते हो। और आपकी कंपनी का नाम है कॉन्टिनेंटल। हमारी 17,000। 17,000 है। आपको 17 मिली है कभी? नहीं, अगर एतवार लगाओ तो 17, हाँ। नहीं लगाओ तो 15,000। ऐसे तो चाइना चाइना हमें कंपनी। ऐसे पता है, चाइना है। आपके पीछे कुछ लिखा हुआ है इसके? हाँ। हाँ, नहीं लिखा हुआ कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ठेका दिया हुआ है चीनी को, और चीनी ने फिर कोई और ठेका लोगों को दिया होगा। आपका जो ठेकेदार है वो कौन है? मानू। मानू है आपका, ठीक। तनख्वाह सर की 20,000। 20,000। और आप ये तुर्की की कंपनी के साथ काम करते हो? जी सर। आप ये तुर्की की कंपनी है, इसमें काम करते हो? पता नहीं सर, ये अच्छा। सर पता नहीं, हमें तो 20,000 दे दी। सर क्या करें, अभी गुजर सफ़र बच्चों का करना है तो 5 मिनट भी बैठने का वो इजाज़त नहीं बिल्कुल होता ठीक, है। बिल्कुल। पानी पीने जाते हैं अभी तो अगर आप एक दिन की छुट्टी कर लें बीमारी की वजह से, फिर क्या होगा? वो दिहाड़ी काट देते। जी जनाब, आपने वीडियोस देख ली और ये कराची में मुख्तलिफ मकामात पे रिकॉर्ड की गई। तो हमें खुशकिस्मती है हमारी, नईम सादिक साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं। तो नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे कहा कि इस डिस्कशन में शामिल हो जाऊं। नहीं जी, ये डिस्कशन मेरा ख्याल है कि आम लोगों के लिए है, ये एक पब्लिक सर्विस है। हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ लोग इसको सुन लें, लोगों की हालत ज़ार कुछ बेहतर हो जाए। तो आप ये बताइए कि जहाँ जहाँ आप कराची में घूमते रहे, जो वीडियोस आपने इकट्ठी की, उन कंपनियों के नाम बता दें जो जो जिस जिस कंपनी के मुलाजमीन के साथ आपका टाकरा हुआ, और फिर हम इस मौजू पे आगे चलते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या कुछ कर भी रही है कि नहीं। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इशू जो है ये कराची का एज सच नहीं है, ये इशू पूरे पाकिस्तान का है। और वो बुनियादी इशू यूं है कि हुकूमत ने अपनी सब तवज्जो और अपने सब रिसोर्सेज एक बहुत सी छोटी सी क्लास के लिए मुख्तस कर दिए हैं और वो उधर चले जाते हैं। मसलन अभी आपने देखा होगा कि ग्रेड 17 से लेके 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 20% बढ़ गई हैं, जिससे आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि जिसकी तनख्वाह 4 लाख थी वो अब 20% यानी कि 80,000 उसके एक्स्ट्रा उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कहाँ ये इंक्रीमेंट ऑफ 80,000 और कहाँ वो लाखों लोग जो कि जिनकी तनख्वाह ही 20,000 रुपये है और जिन पर कोई एनहेंसमेंट नहीं हुई है। तो बुनियादी मसला यूं है कि हमारी सोसाइटी में जो अमीर और गरीब का जो गैप है ये हम बाय डिज़ाइन इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसको बहुत समझने की इसलिए ज़रूरत है कि हमने पूरी दुनिया में जब रिसर्च की तो देखा कि एक हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट और एक जेनेटर की तनख्वाह की जो रेशो यूके में है वो 1:8 है, जो पाकिस्तान में है वो 1:80 है। अच्छा, यानी आप बता रहे हैं कि जो खाकरूब जो है, जो सफाई वगैरह का काम करते हैं, तो सड़कों पे हम देखते हैं, हमारे लिए गलियां भी साफ करते हैं, तो उसकी और बड़े अफसर की तनख्वाह में 80 गुना फर्क है। 80 पाकिस्तान में जी जी 1:80 जिसको कहते जी जी। हैं। और यूके में जो कि जिनसे हमने ये सब कहानियां सीखी हैं वहां पे ये रेशियो है 1:8। इसी तरीके से जो चीफ जस्टिस हैं यूके में, यूके की सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तनख्वाह और जेनेटर की तनख्वाह में 1:11 यानी कि 11 गुना फर्क है। हमारे यहाँ वो जो फर्क है वो 1:110 है। यानी हमारे जस्टिसेस की, बड़े जो जज हैं, उनकी तनख्वाहें 110% ज्यादा हैं एक आम वर्कर से। बिल्कुल
जो सैनिटेशन वर्कर की मैं बात जी कर रहा हूँ, जी जी और क्योंकि हमें उसकी एग्जैक्ट तनख्वाहों का मालूम है, जो कि बहुत से इंटरव्यूज में आपने अभी सुनी होगी। इसी तरह जो गवर्नर स्टेट बैंक है पाकिस्तान में, और जो गवर्नर हैं यूके के, बैंक ऑफ इंग्लैंड के, इनमें जो फर्क है वो यूं है कि पाकिस्तान में उनकी जो तनख्वाहों में रेशियो है बिटवीन द गवर्नर्स पे एंड द जेनिटर्स पे इज 1:20, 1 और 20 का फर्क है, 20 गुना उसकी ज्यादा है। मगर पाकिस्तान में स्टेट बैंक गवर्नर की तनख्वाह एक जेनेटर की तनख्वाह से 250 गुना ज्यादा है। 250 तो गुना 200 गुना, 1:250। तो अब हमको हमने ये क्यों किया है? हमें ये बात जो है सोचने की इस वजह से है कि कल अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान अपने सब ग्रेड 17 से लेके 22 के अफसरान को ठेके पे दे देता है, एक ठेकेदार को कहता है कि भाई रोज ये अफसरों को इधर लेके आया करो, ये डेली वेजर्स हैं, जिस रोज नहीं आएंगे उस रोज इनकी तनख्वाह काट लो, इनको कोई मेडिकल नहीं दो, इनकी कोई पेंशन नहीं है, इनको तनख्वाह भी कैश में बस चुपके से दे दिया करो, तो क्या होगा? ये कभी भी ऐसा नहीं होगा ना। अच्छा, आपका वो भी इस कहना है कि काफी सारे लोगों को सिर्फ कैश में तनख्वाह मिलती है, जिसका मतलब है कि ये टैक्स से बचते हैं, टैक्स उनके हिस्से का नहीं देते। नहीं, इसकी वजह यह है कि ये सारी चीज अनरिकॉर्डेड है। ये जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सारे किसी इनका कोई हिसाब नहीं है, कोई शुमार नहीं है। तो अगर आप किसी को पैसे दे दें और कागज पे लिख दें कि मैंने इसको पूरे पैसे दे दिए हैं, मगर फिजिकली कुछ और दें, तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। अगर लेकिन बैंक में आपने, पैसे किसी जी बिल्कुल, जी, आपने जो बात की इसकी जरा आप मिसाल बता दें कि वो कराची में या सिंध ठीक में तो सरकारी इदारों ठीक, के कॉन्ट्रैक्टर्स इस किस्म का काम कर रहे हैं। मैं आपको अब स्पेसिफिक मिसाल दूं। सिंध एक प्रोविंस, बहुत हमारा मुअज़्ज़ज़ प्रोविंस है, इसने $100 मिलियन का लोन लिया वर्ल्ड बैंक से सैनिटेशन ठीक करने के लिए, और उस लोन के सारे पैसे चाइनीज कंपनीज को दे दिए कि तुम आके हमारी सफाई करो। तो चाइनीज कंपनीज जो हैं वो हर साल उनको $53 मिलियन मिलते हैं कराची की सफाई करने के लिए। तो अब चीनी तो आके हमारी सफाई नहीं करेंगे ना, तो वो लेते हैं लोकल कंपनीज को, सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब उन्होंने 3-4 बड़ी लोकल कंपनीज को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उन कंपनीज ने मजीद 5-5 छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को वो ठेका दे दिया। तो अब ये 3 लेयर्स हो गई सब कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो माइंड यू, हर लेयर जो है वो अपने 20% तो उसको लेने ही लेने हैं ना। तो जो वर्कर है उसको, चाइनीज कंपनी के वर्कर्स को आज के दिन 15,600 रुपए मिलते हैं, और टर्किश कंपनी के वर्कर्स को 20,000 मिलते हैं। इनको, ये डेली वेजर्स हैं, ये एक रोज अगर नहीं आए तो उस रोज की तनख्वाह कट जाएगी। वो बल्कि एक बच्चे इनकी की बड़ी अच्छी, बच्चे की वीडियो भी आपने रिकॉर्ड की हुई है। वो कहते हैं मेरी उम्र 15 साल है और उसको शायद 16-17 हजार रुपए मिलते हैं। 15 साल पे तो उसको काम करने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। इसमें बेतहाशा बच्चे हैं, एक नहीं। हमारा ये ख्याल है कि 20% ऑफ दीज पीपल आर चिल्ड्रन। तो वो अपनी जगह एक क्राइम है। अब ये जो लोग हैं इनकी कोई यूनियन तो नहीं हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो डेली वेजर्स हैं। ये मुमकिन है कि कल के रोज बिल्कुल नए लोग आ जाएं इस काम के ऊपर, हर रोज, बल्कि ये कुछ परसेंटेज इनकी चेंज होती रहती है। तो ये एक कहानी है बहुत दुख की और बहुत तकलीफ की। अब इसमें शामिल कौन होता है? इसमें क्लियरली सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो अफसरान हैं वो इसके शेयर होल्डर्स हैं, मगर जो लेबर डिपार्टमेंट है जिसका काम है इन चीजों को जाके देखना, ईओबीआई डिपार्टमेंट है जिसका काम है टू मेक श्योर कि इन लोगों की ईओबीआई है, वो अपना काम नहीं करते। बल्कि ईओबीआई तो कहता है कि हम क्यों इनको देखें, ये तो हुकूमत के मुलाजमीन हैं और हुकूमत के मुलाजमीन की तो पेंशन होनी चाहिए। हालांकि ये झूठ है, क्योंकि ये हुकूमत के मुलाजमीन नहीं हैं, ये तो एक तीसरे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं। तो इसी तरीके से जो सिक्योरिटी की कंपनी के लोग हैं उन बेचारों को तो 20, 22, 25 हजार, और वो भी जो कि सरकारी महकमों में काम करते हैं। मैंने आपको एक वीडियो शायद भेजी है जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की, पाकिस्तान पोस्ट की, नेशनल सेविंग्स की। ये पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तरीन इदारे हैं, और इनके जो हेड्स हैं उनकी 10-10 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाहें हैं और पर्क्स हैं
اور گاڑیاں ہیں اور پینشنیں ہیں اور ملازمین ہیں, اور ان کی جو ہے وہ 20,000, حالانکہ ایک گارڈ جو 12 گھنٹے کام کرتا ہے اس کی سرکاری تنخواہ 66,560 روپیز ہے. اچھا سندھ سر, گورنمنٹ, سندھ ہاں, گورنمنٹ کے مطابق اس کی تنخواہ کم از کم 66,000 ہونی چاہیے. یہ سندھ گورنمنٹ کا منیمم ویج نوٹیفکیشن ہے جو کہ اچھا پورے سندھ پہ ہر سیکورٹی گارڈ پہ اپلیکیبل ہے, چاہے وہ گورنمنٹ میں کام کرے ایز اے تھرڈ پارٹی یا ایک پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرے. تو آپ کو معلوم ہے کہ گارڈز تو ہر بینک کے سامنے, ہر دکان کے سامنے, ہر فیکٹری کے سامنے تو کھڑے ہوتے ہیں آج کل. بلکہ آپ کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو شاید سب سے زیادہ آپ کو جو لوگ آج کل نظر آئیں گے وہ پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز نظر آئیں گے. یہ سب لوگ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, ان کو مہینے میں کوئی چھٹی نہیں ملتی, ان کی کوئی EOBI نہیں, ان کو 0 روپیز ملیں گے جب یہ 50 سال یا 60 سال کے ہو جائیں گے. اور یہ کئی مہینے اپنے گھر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ صبح سے لے کے شام تک 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو یہ بتائیے تو پھر یہ اس جرم میں پھر کون اس کا اصل ذمہ دار ہے؟ ہمارا سیاستدان جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اب 17واں 18واں سال ہے وہاں پہ ہے, جی, یا پھر اس کی بیوروکریسی ہے, یا یہ سب ملے جلے ہوئے ہیں؟ یہ اس میں سب سیاستدان, بیوروکریٹس اور ہم لوگ بھی ملے ہوئے ہیں. یہ بہت تکلیف کی بات ہے. ہم سے مراد ہے جو اپنے آپ کو سول سوسائٹی یا انگلش اسپیکنگ سوسائٹی کہتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں. ہم ان کے ہیومن رائٹس کی بات نہیں کریں گے, ہم ہیومن رائٹس آف ایلیٹ کی بات کرتے ہیں. مثلا اگر آج آپ کی تھوڑی سی پٹائی کسی جگہ ہو جائے تو یہ بہت اہم خبر بن جائے گی, پر اگر ایک گارڈ کی پٹائی ہو جائے یا ایک سینیٹیشن ورکر کی ہو جائے جو کہ لٹرلی روز ہوتی ہے, وہ تو روز مرتے ہیں ایکچولی, یہ تو خبر کہیں نہیں آئے گی. تو اس میں ہم اس لیے شامل ہو جاتے ہیں کہ بہت سے گارڈز تو ہم نے رکھے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی میں سڑک پہ نکلتا ہوں مجھے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ایک اورنج جیکٹ نظر آتی ہے. تو میں پورے یہ شہر میں؟ کیسے, پورے شہر میں, جی, کسی بھی سڑک پہ, تو ہم کیسے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ بھئی مجھے تو 10 لاکھ ملیں گے اور اس کا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے اور ان کا کیا حساب کتاب ہے. ہم یہ کیسے ایٹیٹیوڈ کر سکتے ہیں؟ اور پھر اپنے آپ کو ہم بہت نفیس اور زبردست انسان بھی کہیں. یہ ہماری اپنی کنٹراڈکشن ہے. ہمارے جتنے بھی امیر دوست ہیں سب کے جو گارڈز ہیں ان کی تنخواہیں 25,000 ہیں, اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ آپ تو ایک ڈنر میں اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہو. آپ کو کچھ حساب, کچھ ریشو کا معلوم ہے کہ یہ ہماری اور ان کی زندگیوں میں ہم نے ان کو کیوں ایکسپلوئٹ کیا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اویلیبل ہیں, صرف اس لیے کہ وہ مجبور ہیں. ہم کو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تینوں پارٹیز جو ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں, سیاستدان ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ بیوروکریٹس نے کیوں نہیں آ کے ان کا تو فرض ہے نا ان کی تنخواہوں کو ٹھیک کرنا, چیک کرنا, EOBI دینا, کیوں نہیں کیا؟ تو یہ سب میرے نزدیک یہ انسانی قتل میں یہ لوگ انوالوڈ ہیں. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. اس میں تو بلکہ آپ تو سینیٹیشن ورکرز کی بات کر رہے ہیں. کراچی میں, سندھ میں, بلوچستان اور دوسرے صوبوں میں بشمول اسلام آباد کے, ہمارا جی, یہ سب جگہ ایک ہے. اسلام آباد میں جی, ایک خاکروبوں کو یا ان کو چھوڑ دیں, اسکول ٹیچرز جو ہیں ان کی جی, تنخواہیں 20 25 30 ہزار ہیں. سینئر ٹیچرز کو نکال دیتے ہیں کیونکہ انہیں زیادہ تنخواہ دینی پڑتی ہے. تو جی, اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس جرم میں حکومت بھی شامل ہے, منسٹرز شامل ہیں, بیوروکریسی شامل ہے, اور ہم بھی ٹھیکیدار خود, بھی اور وہ تمام اشرافیہ جن کو ٹھیکے بھی ملتے ہیں, جو کہ جس کو کہتے ہیں دے رب شولڈرز ود رولنگ ایلیٹس. اور یس, میرے خیال ہے ایک اجتماعی جرم ہے جس کے مرتکب ہم سب جو مراعات یافتہ طبقہ ہے وہ ہو رہا ہے ان لوگوں کی کاسٹ پہ, جن کی تعداد کروڑوں میں ہے, اور ان کی آپ نے شکلیں دیکھی کتنے برے حال میں رہ رہے ہیں. تو چلیں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس قسم کے 1 2 اور پروگرام کریں تاکہ ہو سکتا ہے کسی کے کان پہ کوئی جوں رنگ جائے. وہ لوگ جو جمہوریت بہترین انتقام کے دعوے کرتے ہیں, شاید ان کو کچھ سمجھ آ جائے اور کچھ ان کی کوئی سیفٹی نیٹ ان کے لیے قائم کر لیا جائے, کچھ حالات ان کے بہتر ہو جائیں. تو نعیم صاحب بہت بہت شکریہ.